बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड्स को सीख लिया है। एक मेथड था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है डिटरमिनेंट मेथड, इसको डिटेल में समझेंगे। बच्चों, डिटरमिनेंट मेथड को क्रेमर्स मेथड भी कहा जाता है। डिटरमिनेंट मेथड को क्रेमर्स मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड ये स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर ने इन्वेंट किया था, इसलिए डिटरमिनेंट मेथड को क्रेमर्स मेथड भी कहा जाता है। बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये तीन मेथड्स दिए गए हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ये तीन मेथड्स देने का मकसद ये है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये तीनों मेथड्स आए। अगर आपको एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाए और अगर आपने उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दिया तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ये तीनों मेथड्स देने का मकसद ही ये है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ये तीनों मेथड्स आए। तो बच्चों, आपको एग्जाम में इस बात का ख्याल रखना होगा। बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के इन तीन मेथड्स में से सबसे आसान मेथड डिटरमिनेंट मेथड है। मुझे यकीन है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मैथ्स में बहुत वीक है तो वो भी आसानी से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर डिटरमिनेंट किसे कहते हैं इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट किसे कहते हैं इसको समझते हैं। बच्चों, हो सकता है आप इस वर्ड को देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे, लेकिन इस वर्ड को देखकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट ये वर्ड जितना भयानक नजर आ रहा है इसका मीनिंग उतना ही आसान है। तो चलिए मैं पहले आपको डिटरमिनेंट किसे कहते हैं ये समझा देता हूँ। डिटरमिनेंट का सिंपली मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट यानी टू वर्टिकल लाइंस या टू वर्टिकल बार्स। ये आपको जो दो वर्टिकल लाइंस या ये जो दो वर्टिकल बार्स नजर आ रहे हैं, इन दो वर्टिकल लाइंस को या वर्टिकल बार्स को क्या कहा जाता है? डिटरमिनेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखा बच्चों आपने कि डिटरमिनेंट का मतलब कितना आसान होता है। तो इन वर्टिकल बार्स को क्या कहा जाता है? इन वर्टिकल बार्स को डिटरमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डिटरमिनेंट। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ये डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है? तो डिटरमिनेंट के अंदर रियल नंबर्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये रियल नंबर्स क्या है? तो रियल नंबर्स का सिंपली मतलब समझ लीजिए नंबर्स ओनली। ओके, तो यहां पर मैं इस डिटरमिनेंट के अंदर कुछ नंबर्स लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये नंबर लिख लेता हूं 1 2 3 एंड 4। बच्चों, डिटरमिनेंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको डिटरमिनेंट का क्या मीनिंग है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डिटरमिनेंट का सिंपली मतलब होता है टू वर्टिकल लाइंस या टू वर्टिकल बार्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, यानी डिटरमिनेंट की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की डिग्री समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी डिटरमिनेंट को एग्जाम्पल के तौर पर यहां ले लेता हूं। तो हम यहां पर ये डिटरमिनेंट लिख लेंगे। तो ये टू वर्टिकल लाइंस क्या है बच्चों? डिटरमिनेंट। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमें क्या करना है? इस डिटरमिनेंट की डिग्री को समझना है। तो बच्चों, अगर आप इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है अगर उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो रोज और कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 1 और 2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 और 2 ये एक रो में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 और 2 ये एक रो में है, तो हम यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट रो। यहां मैं लिख लेता हूं फर्स्ट रो। इसी तरह से अगर आप 3 और 4 को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 और 4 भी एक रो में अरेंज है। हम यहां लिख लेंगे सेकेंड रो। इसी तरह से अगर आप 1 और 3 को गौर से देखेंगे तो 1 और 3 ये कॉलम में अरेंज है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 1 और 3 ये है, ये एक कॉलम में अरेंज है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से अगर आप 2 और 4 को गौर से देखेंगे तो 2 और 4 ये भी
एक कॉलम में अरेंज है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो दो रोज और दो कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं। तो इस तरह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है, इस डिटर्मिनेंट की डिग्री 2 है। ठीक है, तो यहां पर हम इस डिटर्मिनेंट की डिग्री लिख लेंगे, डिग्री। तो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की डिग्री होगी 2। इस डिटर्मिनेंट की डिग्री 2 क्यों है बच्चों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो दो रोज में और दो कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है, 2 है। हो सकता है एग्जाम में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया जाए और पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है, तो आपको यह देखना होगा कि उस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो अगर दो रोज और दो कॉलम्स में अरेंज किए गए हैं तो आप वहां पर कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होती है अच्छी तरह से समझ में आगे होगी। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। यहां पर मैंने ये दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इस डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ नंबर्स को लिख लेता हूं। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो 3 रोज में और 3 कॉलम्स में अरेंज किए गए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ये एक रो में अरेंज है, इसी तरह से 4 5 6 ये दूसरी रो में अरेंज है, इसी तरह से 7 8 9 ये तीसरी रो में अरेंज है। इसी तरह से अगर आप 1 4 7 को देखेंगे तो ये एक कॉलम में अरेंज है। इसी तरह से 2 5 8 अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो ये दूसरे कॉलम में अरेंज है। इसी तरह से 3 6 9 अगर इन नंबर्स को आप देखेंगे तो ये तीसरे कॉलम में अरेंज है। तो इस तरह से यहां पर आप ये कह सकते हैं, तो इस तरह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की जो डिग्री है वो डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इस डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होगी बच्चों, 3 होगी। इस डिटर्मिनेंट की डिग्री 3 क्यों है बच्चों, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो 3 रोज में और 3 कॉलम्स में अरेंज किए गए। बच्चों एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसे डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा जिनकी डिग्री क्या है, 2 है। ऐसे डिटर्मिनेंट जिनकी डिग्री 3 है तो ऐसे डिटर्मिनेंट के बारे में आपको आगे की क्लासेस में यानी 11th में 12th में आपको डिटेल में आएगा। तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ऐसे डिटर्मिनेंट्स जिनकी डिग्री 2 है ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है ये समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यही डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। तो पहले हम यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है बच्चों, 2 वर्टिकल लाइंस। अब हम इसके एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो डिफरेंस होता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, हो सकता है अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मुझे क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक है, तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 1 इंटू 4। 1 इंटू 4 का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 4 का मतलब होगा 4, ये माइनस वैसे के वैसे ही रहेगा। 2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 3 का मतलब होगा 6। इस तरह से 4 माइनस 6 क्या होगा बच्चों, 4 माइनस 6 का मतलब होगा -2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहां पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है -2। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और उनका डिफरेंस लिया। डिफरेंस यानी क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका डिफरेंस। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वरना इसमें गलती हो सकती है। तो जब हमने इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने कहां से स्टार्ट किया बच्चों, मैंने यहां से स्टार्ट किया। तो जब भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसके एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये पहले कॉलम का ये पहला एलिमेंट होगा बच्चों। ठीक है। अगर आपने गलती से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके एलिमेंट्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इससे बदलकर अगर कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया तो फिर उसकी वैल्यू जो है तो वो गलत आएगी। जैसे अगर आपने गलती से यहां से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट किया, तो क्या होगा बच्चों, देखिए। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये पहले कॉलम का पहले एलिमेंट के बजाय आपने क्या किया, इस दूसरे कॉलम का ये जो पहला एलिमेंट है यहां से स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा बच्चों, देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो हमने पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। अब हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6, और ये माइनस का साइन वैसे के वैसे ही रहेगा माइनस, और 1 इंटू 4 क्या होगा, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 6 माइनस 4 इज 2। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -2। लेकिन जब हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया, 2 लिया, तो आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है +2। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो -2 आ रहा है, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि +2 आ रहा है। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 वैल्यूज नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये पहले कॉलम का ये पहला एलिमेंट होगा। ठीक है। तो इस तरह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, गलत है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप हमेशा डिटर्मिनेंट में जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस बात को याद रखिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की डिग्री किसे कहते हैं, इसी तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स मेथड से या क्रेमर्स रूल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि डिटर्मिनेंट मेथड को क्रेमर्स मेथड या क्रेमर्स रूल भी कहा जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड को स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर ने इन्वेंट किया था, इसलिए डिटर्मिनेंट मेथड को क्रेमर्स मेथड भी कहा जाता है। बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स मेथड से या क्रेमर्स रूल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले ली है। अब मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल में समझाऊंगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है तो उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रेमर ये कहते हैं कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x को इस तरह से लिखना होगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब आप यहां परेशान हो होंगे बच्चों कि ये dx क्या है और ये d क्या है। तो बच्चों मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि ये dx और d क्या है, तो अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। इसी तरह से क्रेमर ये कहते हैं कि अगर आपको इन दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको y को किस तरह से लिखना होगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। यहां पर भी आप सोच रहे होंगे कि ये dy क्या है, तो अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो कि ये d, dx और dy क्या है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कि ये d, dx और dy क्या है। तो इस तरह से क्रेमर ये कहते हैं कि अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में
तो आपको x को इस तरह से लिखना होगा dx अपॉन डी। इसी तरह से अगर y की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा है कि ये d, dx, dy ये क्या है, तो चलिए अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो d है, तो d का मतलब है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है टू वर्टिकल लाइंस या टू वर्टिकल बार्स। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट का सिंपली मतलब होता है टू वर्टिकल बार्स, या आप इनको टू वर्टिकल लाइंस भी कह सकते हैं। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को क्या करूंगा बच्चों, डी से डिनोट करूंगा। इंग्लिश के कोई भी कैपिटल लेटर से आप डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस डिटर्मिनेंट को डी से डिनोट किया है। अब सवाल यह है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब सवाल यह है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर कौन से नंबर्स होंगे। तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर इन दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ -2 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में x के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, -2 और 1। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट के अंदर x के इन कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा -2 और यहाँ आएगा +1। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल y है उसके कोएफिशिएंट कुछ भी नजर नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पर इनको 1 कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन में भी 1 और इस इक्वेशन में भी 1। तो इस तरह से यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में जो वेरिएबल y है उसके जो कोएफिशिएंट्स है 1 और 1, तो इनको हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट डी में कौन से नंबर आएंगे बच्चों, तो डिटर्मिनेंट डी में इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है, तो उन वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है, तो उनको हम डिटर्मिनेंट डी में इस तरह से कॉलम्स में लिखेंगे। पहले कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट डी में कौन से नंबर्स आएंगे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेंट डी में हम इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स है, तो उन कोएफिशिएंट्स को हम इस डिटर्मिनेंट डी में कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट डी में इन दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके जो एलिमेंट्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त बच्चों हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते वक्त हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर ये -2 है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूं। तो -2 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1। इसी तरह से हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और इसका डिफरेंस ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू 1 इज -2 माइनस का साइन ये जैसे कि वैसा रहेगा, -1 इंटू 1 क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 1 होगा 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया -2 -1। तो -2 -1 क्या होगा बच्चों, -3। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी यहाँ पर -3। तो चलिए अब हम dx किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। dx का मतलब भी होता है बच्चों डिटर्मिनेंट, लेकिन इस डिटर्मिनेंट में कौन से मेंबर्स आएंगे बच्चों, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे और इस डिटर्मिनेंट को किससे डिनोट करेंगे, dx से। ठीक है, dx भी बच्चों एक डिटर्मिनेंट ही है। अब सवाल यह है कि dx इस डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आपको ये समझा देता हूं। बच्चों हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट d में कौन से नंबर्स लिखे थे, हमने डिटर्मिनेंट d में इन दोनों इक्वेशंस में जो दो वेरिएबल्स है उनके जो कोएफिशिएंट्स है उनको यहाँ पर कॉलम्स में लिखा था। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि dx इस डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर्स को हम लिखेंगे। बच्चों dx इस डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको यहाँ पर छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और y के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, dx इस डिटर्मिनेंट में x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको स्किप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे। तो आपको पता है बच्चों, डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स को लिखा जाता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ ये पहला कॉलम छोड़ देता हूँ, और दूसरे कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स को लिखा जाता है, तो मैं क्या करता हूँ दूसरे कॉलम में y के जो कोएफिशिएंट्स है 1 और 1 इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने y के कोएफिशिएंट्स को दूसरे कॉलम में लिख लिया है। अब सवाल यह है कि ये पहले कॉलम में जिसमें x के कोएफिशिएंट्स लिखे जाते हैं उनको हमने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में ये जो 1 और 4 है ये जो कांस्टेंट नंबर्स है, तो इन कांस्टेंट नंबर को जो कि इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में है, तो हम इन कांस्टेंट नंबर्स को यहाँ पर पहले कॉलम में लिख देंगे जहां पर x के कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x के कॉलम में ये दोनों इक्वेशंस में जो कांस्टेंट नंबर्स है जो कि राइट हैंड साइड में है तो उनको लिख लेता हूं। तो यहाँ पर हमने 1 को लिख लिया है और यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, तो dx में कौन से एलिमेंट्स होंगे बच्चों, तो dx में x के कोएफिशिएंट्स को हम एलिमिनेट कर देंगे, उनको स्किप कर देंगे, और उनकी जगह पर ये जो कांस्टेंट्स है तो उनको हम लिखेंगे, और y के एलिमेंट्स को जैसे कि वैसे y के कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, dx इस डिटर्मिनेंट में जो x के कोएफिशिएंट्स है उनको डिलीट कर देना है या उनको एलिमिनेट कर देना है। बच्चों हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको क्या करता हूँ एक ट्रिक बता देता हूँ, तो उस ट्रिक की मदद से आप आसानी से dx इस डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनको आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने ये ट्रिक को लिख लिया है। तो यहाँ पर dx का क्या मतलब होगा बच्चों, dx का मतलब होगा डिलीट x, डिलीट x का मतलब होगा डिलीट कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो जब आप डिटर्मिनेंट dx लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट dx में क्या करेंगे, आप x के जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिलीट कर देंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx में भी d है और डिलीट में भी d है, तो जब भी आप dx इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो उस डिटर्मिनेंट में x के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जब बच्चों आप dy इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसमें से y के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि dy में भी d है और डिलीट में भी क्या है, d है, तो dy इसके एलिमेंट्स लिखने के लिए आप क्या ट्रिक याद रखेंगे, dy का मतलब होगा डिलीट कोएफिशिएंट्स ऑफ y। तो dy इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स लिखते वक्त आप क्या करेंगे, y के जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिलीट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम dx इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, हम यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। इसी तरह से अब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4। यहाँ पर हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, माइनस का साइन वैसे के वैसे रहेगा, और 1 इंटू 4 का मतलब क्या है, 1 इंटू 4 का मतलब है 4। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 1 माइनस 4 इज -3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने dx इस डिटर्मिनेंट को भी लिख लिया है और उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम dy क्या है इसको समझ लेते हैं। तो dy का भी मतलब क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को 2 वर्टिकल लाइंस की मदद से या 2 वर्टिकल बार्स की मदद से डिनोट करेंगे। अब सवाल यह है कि डिटर्मिनेंट dy में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताया, dy का क्या मतलब लेंगे, हम dy का मतलब लेंगे डिलीट कोएफिशिएंट्स ऑफ y, यानी dy इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे। dy का क्या मतलब लेंगे, dy का मतलब लेंगे डिलीट कोएफिशिएंट्स ऑफ y। यहाँ पर हमको इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, y के जो कोएफिशिएंट्स है उनको डिलीट कर देना होगा, उनको स्किप कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम x के कोएफिशिएंट्स को लिख लेंगे। तो पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम ये x के कोएफिशिएंट्स का है, तो यहाँ पर हम x के कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं -2 और 1। अब हमको dy में क्या करना है, डिलीट कोएफिशिएंट्स ऑफ y, यानी दूसरे कॉलम में जो हम y के कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं तो यहां से इनको डिलीट कर देना है, स्किप कर देना है। अब सवाल यह है कि हम y के कॉलम में क्या लिखेंगे, तो y के कॉलम में हम इन कांस्टेंट्स को लिखेंगे जो कि इन दोनों इक्वेशंस में इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहां पर इन कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं 1 4। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
और इन एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे यानी -2 से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो -2 इंटू 4, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 इज -8, माइनस का साइन वैसे के वैसे ही रहेगा, और 1 इंटू 1 का मतलब होगा 1, 1 इंटू 1 का क्या मतलब होगा 1। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट dy की वैल्यू आ जाएगी -8 - 1 इज -9, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या किया है, d क्या है, dx क्या है, dy क्या है, इनको समझ लिया है। इसी तरह से हमने d, dx और dy की वैल्यूज को भी फाइंड कर लिया है। अब क्रेमर क्या कहते हैं, क्रेमर ये कहते हैं कि अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्रेमर्स मेथड से फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस तरह से लिखना होगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने dx और d को फाइंड कर लिया है। तो अब हम dx और d की वैल्यूज को यूज करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम यहां लिखेंगे कि बाय क्रेमर्स मेथड से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, क्रेमर कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, यानी x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको dx को d से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि dx की वैल्यू है -3, तो हम यहाँ पर dx की जगह पर -3 लिख लेंगे अपॉन, इसी तरह से d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू भी क्या है -3, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे -3। -3 अपॉन 3 का क्या मतलब होगा बच्चों, -3 अपॉन 3 का मतलब होगा 1, ठीक है बच्चों। यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का क्या मतलब होगा 1। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह से क्रेमर ये कहते हैं कि अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, यानी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको dy को d से डिवाइड करना होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि dy की वैल्यू क्या है बच्चों, -9, तो यहां पर हम -9 लिख लेंगे। इसी तरह से d की वैल्यू क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3, तो -9 अपॉन -3 का क्या मतलब होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1। 3 अपॉन 1 का क्या मतलब होगा बच्चों, 3 ओनली। तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई, इसी तरह से y की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमने डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स रूल से इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। बच्चों अगर आपको मेरी बात का ये यकीन नहीं है कि यहाँ पर इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 है, तो आप यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर हमारी ये जो पहली इक्वेशन है -2x प्लस y इज इक्वल टू 1, अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का जो LHS है -2x प्लस y यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे -2x प्लस y, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो LHS है वो क्या है -2x प्लस y। इसमें अगर मैं x की जगह पे 1 और y की जगह 3 लिखता हूं तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये -2 एज इट इज रहेगा, इंटू x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 3। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, -2 प्लस 3 क्या होगा बच्चों, ये दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, 3 - 2 इज 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में यानी -2x प्लस y, इसमें x और y की जगह पर 1 और 3 को लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया बच्चों 1 और राइट हैंड साइड में भी क्या है बच्चों 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में x की जगह पर y और y की जगह पर 3 रखने पर इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 है।
इसी तरह से बच्चों अगर आप इस दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 लिखते हैं तो क्या होगा बच्चों? देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी x प्लस वाई, यहां पर हम क्या करते हैं, x की जगह पे 1 और y की जगह पर 3 लिखकर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो x की जगह पर आप यहां क्या लिखिए 1 प्लस और y की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 3 इज 4। तो बच्चों आपने देखा यहां पर कि यहां पर भी इस दूसरी इक्वेशन में जब हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में यानी x प्लस वाई में x की जगह पर 1 y की जगह 3 लिखा, तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन रहा है बच्चों? 4। और राइट हैंड साइड में भी क्या है बच्चों? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 लिखने पर इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिनेंट मेथड से या क्रेमर्स रूल से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया गया है और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 में से यहाँ 3 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बॉक्स में क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 पहले से लिखा गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इज 15। तो यहाँ पर ये बॉक्स में आ जाएगा 15 और ये क्या होगा 2 इंटू 4 इज 8 और यहाँ पर 8 पहले से लिखा गया है और फिर इनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो क्या होगा बच्चों 15 माइनस 8 क्या होगा 15 माइनस 8 इज 7। ठीक है, तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 7। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। यहाँ पर हमको इन डिटरमिनेंट्स की क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड करना है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है बच्चों ये तो हमने डिटेल में समझ ही लिया है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट को लिख लेता हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट को हम पहले बना लेंगे। तो ये डिटरमिनेंट में कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, -1 7 2 4। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे बच्चों, यहां से -1 से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि अगर आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपने पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से स्टार्ट नहीं किया तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, गलत आएगी। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे -1 से। तो ये होगा -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। -1 इंटू 4। इसी तरह से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। डिफरेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इज -4। माइनस का साइन वैसे के वैसे ही रहेगा। 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज 14। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा -4 -14 क्या होगा बच्चों, -18। दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 14 + 4 इज 18 और बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा
-18। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 18। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा सब क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा सब क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरे सब क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो दूसरा सब क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये डिटरमिनेंट को लिख लेंगे। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स क्या है, 5 3 -7 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 0। और इसी तरह से 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × -7। अब इनका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 × 0 इज 0, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस तरह से ये होगा माइनस, और 3 × -7 क्या होगा बच्चों, 3 × -7 होगा -21। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये 21 एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 21, 0 + 21 का क्या मतलब होगा बच्चों, 21 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दूसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस तीसरे डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा डिटरमिनेंट को पहले हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिटरमिनेंट होगा, इस डिटरमिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, 7/3 और 5/3, 3/2 और 1/2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 7/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 7/2, सॉरी ये 7/3 है, तो 7/3 × 1/2। इसी तरह से हमको क्या करना है, 5/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 5/3 × 3/2। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का रूल तो आपको पता ही होगा। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। इसी तरह से इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लिया है और इन दोनों फ्रैक्शंस को भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास क्या आ गया, 7/6 - 15/6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है ये भी पता होगा। फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो ये होगा 7 - 15 और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 7 - 15/6। और फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, इसका रूल तो बच्चों आपको पता ही होगा। फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो ये हो जाएगा 7 - 15/6, 6 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा, 7 - 15 क्या होगा बच्चों, 7 - 15 क्या होगा, 7 - 15 होगा -8, -8/6। -8/6 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8। तो इस तरह से फाइनली इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी -4/3। तो बच्चों इस तरह से डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज को फाइंड किया जाता है।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को किस तरह से फाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट मेथड का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो डिटर्मिनेंट मेथड है या क्रेमर्स मेथड है, उसका जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट मेथड का जो बेसिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट मेथड का बेसिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो हमारा आने वाला जो वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने वाले हैं, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहे।